दोस्तों 1970 के दशक तक हम इंसानों ने हमारे सौरमंडल के लगभग सभी इनर प्लैनेट्स तक अपने मिशंस भेज दिए थे, पर अभी भी हमारे सौरमंडल के आउटर प्लैनेट्स और उनके मून्स के बारे में हमारी जानकारी बेहद ही कम थी। ऐसे में नासा ने ऐसे मिशनों पर काम करना शुरू किया जो कि हमारे सौरमंडल के आउटर प्लैनेट्स के फ्लाईबाई को अंजाम देकर इनके बारे में जरूरी जानकारियां जुटा सकें। और यहीं से जन्म हुआ पायोनियर और वोयेजर मिशनों का, जिन्हें स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण मिशनों में से एक माना जाता है। इन मिशनों ने हमारे सौरमंडल के कई आउटर प्लैनेट्स के पहले फ्लाईबाई को अंजाम दिया, जिन्होंने इन ग्रहों के बारे में हमारी जानकारियों को कई गुना बढ़ाने में काम किया। 1980 के दशक में पायोनियर 11, वोयेजर 1 और वोयेजर 2 मिशनों ने हमारे सौरमंडल के सबसे खूबसूरत कहे जाने वाले सैटर्न प्लैनेट के पहले फ्लाईबाई को अंजाम दिया। इस दौरान इन मिशनों ने इसके एटमॉस्फेयर, सरफेस और इसके सबसे बड़े मून टाइटन के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां और तस्वीरें धरती तक भेजी। इन मिशनों द्वारा जुटाई गई जानकारियों से यह साफ हो गया था कि हमें शनि ग्रह और उसके मून्स का और करीबी से अध्ययन करने की जरूरत है, जिसके लिए हमें इस प्लैनेट पर एक सेपरेट मिशन भेजना होगा। और यहीं से जन्म हुआ मानव इतिहास के सबसे सफल और महत्वाकांक्षी इंटरप्लैनेटरी मिशन कैसिनी-ह्यूजेंस का। इस मिशन ने दशकों तक अपनी खोजों से शनि ग्रह, उसके रिंग्स और उसके मून्स को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। ऐसे में आज हम एक सफर में चलेंगे जहां हम कैसिनी-ह्यूजेंस मिशन के साथ शनि ग्रह और उसके मून्स की एक अनोखी यात्रा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। 1980 के दशक में पायोनियर 11, वोयेजर 1 और वोयेजर 2 मिशनों ने जब शनि ग्रह के फ्लाईबाई को अंजाम दिया तो उन्हें इस प्लैनेटरी सिस्टम में एक मिनी सोलर सिस्टम नजर आया। शुरुआती जानकारियों से हमें इस प्लैनेट और इसके मून्स, खासकर टाइटन को लेकर कई अनोखी जानकारियों का पता चला। पर फ्लाईबाई मिशंस होने के कारण वैज्ञानिकों को इस प्लैनेटरी सिस्टम का अध्ययन करने के लिए बेहद ही कम समय मिला। वहीं वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर हम इस ग्रह पर कोई सेपरेट ऑर्बिटर मिशन भेज सकें तो हम इस ग्रह और उसके मून्स का कई सालों तक करीबी से अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे में जब 1982 में यूरोपियन साइंस फाउंडेशन और अमेरिकन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने भविष्य में दोनों ही स्पेस एजेंसीज के बीच जॉइंट स्पेस मिशंस के संभावनाओं को तलाशने के लिए एक वर्किंग ग्रुप की स्थापना की, तब इस ग्रुप में मौजूद कुछ वैज्ञानिकों ने जॉइंट मिशन के अंतर्गत एक पेयर्ड सैटर्न ऑर्बिटर और टाइटन प्रोब का सुझाव दिया। दोनों ही स्पेस एजेंसीज को यह आइडिया काफी पसंद आया, जिसके बाद उन्होंने ऐसे किसी संभावित मिशन को लेकर एक जॉइंट स्टडी शुरू किया जो कि 1986 तक चला और आखिरकार 1988 में इस मिशन पर आधिकारिक रूप से काम शुरू हो गया। यह एक जॉइंट स्पेस मिशन होने वाला था जिसमें अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और इटालियन स्पेस एजेंसी शामिल थी। जहां नासा सैटर्न और उसके मून्स का अध्ययन करने में सक्षम एक न्यूक्लियर पावर्ड ऑर्बिटर पर काम कर रहा था, वहीं यूरोपियन स्पेस एजेंसी सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन का अध्ययन और उस पर लैंड करने में सक्षम एक प्रोब पर काम कर रहा था। कैसिनी मिशन को उस समय के सबसे कॉम्प्लेक्स मिशन के तौर पर जाना जाता है, जिसका मुख्य कारण था इसका बेहद ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन। स्पेसक्राफ्ट में कुल 1630 इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, 22,000 वायर कनेक्शंस और 14 किलोमीटर केबल्स मौजूद था। कैसिनी ऑर्बिटर करीब 7 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा स्पेसक्राफ्ट था, जिसका कुल वजन 2150 किलोग्राम था। स्पेसक्राफ्ट में कुल 12 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद थे, जिनका मुख्य मकसद शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर, कॉम्पोजिशन, रिंग्स और मून्स का अध्ययन करना था। वहीं यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ह्यूजेंस एक 3 मीटर चौड़ा प्रोब था, जिसका वजन करीब 320 किलोग्राम था। इसमें कुल 6 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद थे, जिनका मुख्य मकसद शनि ग्रह के मून टाइटन के एटमॉस्फेयर, कॉम्पोजिशन, हाइड्रोकार्बन लेक्स और सरफेस का अध्ययन करना था। इस विशाल का स्पेसक्राफ्ट को पावर देने के लिए इसमें लगभग 38 किलोग्राम प्लूटोनियम 238 मौजूद था। इसमें मौजूद सिस्टम रेडियो एक्टिव मटेरियल के डीके होने के बाद निकलने वाले हीट को इलेक्ट्रिसिटी में बदलता था, जिससे इसके सभी इंस्ट्रूमेंट्स को पावर मिलता था। वहीं ह्यूजेंस प्रोब में केमिकल बैटरीज भी मौजूद थी, जो कि कैसिनी से अलग होने के बाद इसे पावर देने के लिए लगाए गए थे। इसके डेवलपमेंट के दौरान दोनों ही स्पेस एजेंसीज को कभी इसके $3.3 बिलियन के प्राइस टैग तो कभी इसके न्यूक्लियर फ्यूल को लेकर कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। पर आखिरकार 1997 में यह स्पेसक्राफ्ट लॉन्च के लिए तैयार हो गया। 15 अक्टूबर 1997 में कैसिनी-ह्यूजेंस मिशन को टाइटन 4B सेंटोर रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था।
यह एक बेहद ही वजनी स्पेसक्राफ्ट था जिसका वजन करीब 5600 किलोग्राम था। ऐसे में उस समय मौजूद टेक्नोलॉजी के जरिए इसे सीधे शनि ग्रह तक भेज पाना बेहद ही मुश्किल था। ऐसे में वैज्ञानिकों ने ग्रेविटी असिस्ट या फ्लाईबाइज तकनीक का उपयोग करने का फैसला किया, जिसके अंतर्गत यह स्पेसक्राफ्ट दूसरे ग्रहों के ग्रेविटी का उपयोग कर अपनी स्पीड को बढ़ाकर शनि ग्रह तक का सफर तय करता। 1998 से लेकर 1999 के दौरान स्पेसक्राफ्ट ने 2 बार वेनस ग्रह और 1 बार हमारे पृथ्वी ग्रह के फ्लाईबाई को अंजाम दिया, जिसके बाद जाकर आखिरकार स्पेसक्राफ्ट के पास इतना ऑर्बिटल मोमेंटम आ चुका था कि यह आउटर सोलर सिस्टम के ग्रहों तक का अपना सफर शुरू कर सके। अपने लास्ट ग्रेविटी असिस्ट के दौरान यह 30 दिसंबर सन 2000 को जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट से होकर गुजरा था, जिस दौरान इसे शनि ग्रह के सफर के लिए जरूरी फाइनल थ्रस्ट मिल चुका था। शनि ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल होने से पहले ही इसने शनि ग्रह का अध्ययन करना शुरू कर दिया था और इस दौरान इसने अप्रैल 2004 में शनि ग्रह पर उठने वाले विशालकाय तूफानों का अध्ययन किया। साथ ही मई 2004 में इसके 2 नए मून्स की भी खोज की, जिसके बाद आखिरकार करीब 7 सालों के लंबे सफर और ढेर सारे ग्रेविटी असिस्ट के बाद कैसिनी स्पेसक्राफ्ट जुलाई 2004 में शनि ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ, जिसके साथ ही यह शनि ग्रह को ऑर्बिट करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट भी बन गया। शनि ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल होने के साथ ही इसका प्राइमरी साइंटिफिक मिशन भी शुरू हो गया। अक्टूबर 2004 में यह शनि ग्रह के सबसे बड़े मून टाइटन के करीब से होकर गुजरा, जिस दौरान इसने इस मून से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां और तस्वीरें धरती तक भेजी। जिसके बाद दिसंबर 2004 को ह्यूजेंस प्रोब मुख्य कैसिनी स्पेसक्राफ्ट से अलग हुआ और टाइटन मून की ओर अपना सफर शुरू किया। इस मिशन को इस तरह डिजाइन किया गया था कि यह लैंडिंग के दौरान टाइटन के एटमॉस्फेयर का करीबी से अध्ययन कर सके। साथ ही यह प्रोब लैंडिंग के बाद कुछ समय तक टाइटन के सरफेस का अध्ययन करने और उसकी तस्वीरें लेने में भी सक्षम था। करीब 22 दिनों की यात्रा के बाद 14 जनवरी 2005 को यह प्रोब टाइटन के डेंस एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ, जिसके बाद इसका करीब 2 घंटे और 30 मिनट का डिसेंट शुरू हुआ। डिसेंट के दौरान यह प्रोब टाइटन के एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर से होकर गुजरा और इस दौरान इसने कई महत्वपूर्ण जानकारियां मुख्य कैसिनी स्पेसक्राफ्ट के जरिए धरती तक भेजी। इस प्रोब को इस तरह डिजाइन किया गया था कि यह टाइटन के हार्ड सरफेस या उसके ओशियंस दोनों पर लैंडिंग करने में सक्षम था। लैंडिंग के समय इसके स्पीड को कम करने के लिए इसमें स्पेशल पैराशूट भी मौजूद था। टाइटन के डेंस एटमॉस्फेयर से गुजरने के बाद यह आखिरकार इसके हार्ड सरफेस पर लैंड हुआ। इसके साथ ही यह किसी दूसरे ग्रह के मून पर लैंड करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया। ह्यूजेंस प्रोब टचडाउन के बाद करीब 72 मिनट तक एक्टिव रहा, जिस दौरान यह टाइटन के सरफेस से जुड़ी कई तस्वीरें और जानकारियां मुख्य स्पेसक्राफ्ट को भेजता रहा। पर इसके बाद इसका कैसिनी स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूट गया और ह्यूजेंस मिशन का अंत हो गया। ह्यूजेंस मिशन ने टाइटन पर मौजूद विशाल हाइड्रोकार्बन लेक्स और नदियों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई। साथ ही इसने टाइटन पर एक एक्टिव हाइड्रोकार्बन रिच एटमॉस्फेयर की भी खोज की, जहां धरती की तरह ही बादल बनते हैं और मीथेन की बारिश भी होती है। साथ ही वैज्ञानिकों को टाइटन से जुड़ी हुई कई और ऐसी जानकारियां मिली जो कि इसे हमारे धरती से काफी सिमिलर बनाती हैं। पर भले ही ह्यूजेंस मिशन का अंत हो गया था, पर इसके मुख्य स्पेसक्राफ्ट कैसिनी ने अपना सफर तो अभी शुरू ही किया था। जुलाई 2005 में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट शनि ग्रह के एक और मून एनसेलेडस के करीब से होकर गुजरा। इस दौरान इसने इस मून से जुड़ी हुई ऐसी जानकारियां जुटाई जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। शुरू में माना जाता था कि एनसेलेडस एक इनएक्टिव आइसी मून है जिसका सरफेस कई किलोमीटर विशाल मोटे बर्फ से ढका हुआ है, पर कैसिनी ने अपने फ्लाईबाई के दौरान इसके पोल से निकलने वाले प्लूम्स का पता लगाया। ये प्लूम्स किसी गीजर की तरह बेहद ही तेज गति से इसके सरफेस में मौजूद क्रैक से बाहर आ रहे थे। जुलाई 2006 में कैसिनी फिर एक बार टाइटन के करीब से होकर गुजरा, जिस दौरान इसने इसके सरफेस में मौजूद विशालकाय लेक्स की खोज की जो कि कई किलोमीटर विशाल थे। साथ ही इसने इसके सरफेस में फ्लोटिंग हाइड्रोकार्बन रिवर्स की भी खोज की जो कि धरती पर मौजूद नदियों की ही तरह थे। आने वाले कुछ सालों तक कैसिनी ऐसे ही शनि ग्रह के रिंग्स और उसके मून्स का अध्ययन करता रहा, जिसके बाद जाकर 2008 में इसका प्राइमरी मिशन समाप्त हो गया। इसके बाद इसने कैसिनी इक्विनॉक्स के नाम से अपने 2 साल के एक्सटेंडेड मिशन की शुरुआत की जो कि 2010 तक चलता रहा। अक्टूबर 2008 में कैसिनी ने फिर एक बार एनसेलेडस के फ्लाईबाई को अंजाम दिया। इस फ्लाईबाई के दौरान यह इसके सरफेस से निकलने वाले प्लूम से होकर गुजरा ताकि यह इसके कॉम्पोजिशन का पता लगा सके।
कैसिनी द्वारा जुटाई गई जानकारियों से पता चला कि इन प्लूम्स में वाटर वेपर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के कंपोनेंट्स मौजूद हैं, जो कि काफी बड़ी खोज थी। इस खोज ने हमें बताया कि सैटर्न और जुपिटर ग्रह के आइसी मून्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा एक्टिव हैं, जिनके हार्ड आइसी सरफेस के नीचे लिक्विड वाटर के ओशियंस मौजूद हो सकते हैं। ऐसे में काफी संभावना है कि इन मून्स के विशाल सब सरफेस लिक्विड ओशियंस में किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स लाइफ भी मौजूद हो। इन खोजों ने इन मून्स को धरती से परे जीवन मौजूद होने की रेस में काफी आगे लाकर खड़ा कर दिया है, जहां भविष्य में किसी प्रकार की मानव बस्तियां भी बसाई जा सकती हैं। 2010 में इसके मिशन को फिर एक बार करीब 7 सालों के लिए आगे बढ़ा दिया गया, जिसे कैसिनी सोलिस्टिस नाम दिया गया। इस एक्सटेंडेड मिशन का मुख्य मकसद शनि ग्रह पर होने वाले सीजनल चेंजेस, उनके प्रभावों और शनि ग्रह के रिंग्स का करीबी से अध्ययन करना था। दिसंबर 2010 में इसने शनि ग्रह के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर आए एक बेहद ही विशालकाय तूफान का पता लगाया। यह स्टॉर्म करीब 15,000 किलोमीटर विशाल था, जो कि किसी ग्रह पर देखा गया अब तक का सबसे बड़ा तूफान था। जुलाई 2013 में कैसिनी ने शनि ग्रह और उसके रिंग्स के साथ धरती की तस्वीरें ली, जो कि कई लाखों किलोमीटर की दूरी से एक ब्लू डॉट की तरह नजर आ रहा था। यह एक काफी आइकॉनिक तस्वीर है, जिसे द डे द अर्थ स्माइल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसी दौरान दिसंबर 2013 में कैसिनी ने शनि ग्रह के नॉर्थ पोल में हेक्सागोनल शेप्ड जेट स्ट्रीम की कई हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें ली। कई तरह के क्लाउड स्ट्रक्चर से बने हुए इस जेट स्ट्रीम की सबसे खास बात यह थी कि यह एक परफेक्ट हेक्सागोन शेप में था, जो कि काफी विचित्र था। आने वाले कई सालों तक कैसिनी ने ऐसे ही शनि ग्रह के मून्स टाइटन और एनसेलेडस के कई और क्लोज फ्लाईबाइज को अंजाम दिया, जिस दौरान इसने टाइटन और एनसेलेडस के हाइड्रोकार्बन लेक्स, प्लूम्स, स्ट्रक्चर, सरफेस और कॉम्पोजिशन का करीबी से अध्ययन किया। 2016 के अंत में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने एक बेहद ही नए और चुनौतीपूर्ण ऑर्बिट में शनि ग्रह को ऑर्बिट करना शुरू किया, जिसे ग्रैंड फिनाले नाम दिया गया। ये अपने आप में कैसिनी के लिए एक नया और बेहद ही चुनौतीपूर्ण मिशन था। इसके अंतर्गत कैसिनी ने लगातार शनि ग्रह के पोल्स का चक्कर लगाना शुरू किया, जिसके दौरान यह इसके नैरो एफ रिंग्स के पास से करीब 20 बार गुजरा। जिसके बाद कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने शनि ग्रह के अपर मोस्ट एटमॉस्फेयर और इसके इनर मोस्ट रिंग का करीबी से अध्ययन करना शुरू किया। इस दौरान यह स्पेसक्राफ्ट 22 बार इनके बेहद ही करीब से होकर गुजरा, जिस दौरान इसने शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर और उसके रिंग्स के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई और इसकी कई अद्भुत तस्वीरें भी ली। इस दौरान कैसिनी ने शनि ग्रह के रिंग्स के बारे में कई रोचक खुलासे किए। स्पेसक्राफ्ट द्वारा जुटाई गई जानकारियों से हमें पता चला कि शनि ग्रह के रिंग्स वैज्ञानिकों के अनुमान से कहीं ज्यादा यंग हैं, जिनका निर्माण केवल 100 मिलियन साल पहले ही हुआ था। साथ ही कैसिनी ने बताया कि इसका निर्माण शनि ग्रह के किसी मून या एक विशाल एस्ट्रॉइड के टूटने की वजह से हुआ था। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि समय के साथ ये रिंग्स शनि ग्रह की ग्रेविटी की वजह से खत्म होते जा रहे हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले केवल 100 मिलियन सालों में इन रिंग्स का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पर अब कैसिनी मिशन अपने अंतिम दौर में था, जहां इसका फ्यूल खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका था। ऐसे में वैज्ञानिकों को एक बेहद ही कठिन फैसला लेना था। जैसा कि हमें पता है कि कैसिनी स्पेसक्राफ्ट न्यूक्लियर एनर्जी से पावर्ड था। ऐसे में अगर ये ऐसे ही शनि ग्रह का चक्कर लगाता रहता तो हो सकता है कि भविष्य में यह स्पेसक्राफ्ट अपने रास्ते से भटककर जीवन की संभावनाओं से भरपूर शनि ग्रह के किसी मून से टकरा जाता, जो कि उस मून पर मौजूद किसी प्रकार के माइक्रोबियल लाइफ या एनवायरनमेंट के लिए बेहद ही खतरनाक हो सकता था। ऐसे में वैज्ञानिकों ने अपने इस प्यारे स्पेसक्राफ्ट को शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर में हमेशा के लिए खत्म करने का बेहद ही कठिन फैसला लिया और आखिरकार 15 सितंबर 2017 को कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने शनि ग्रह की ओर अपना आखिरी सफर शुरू किया। इस समय कैसिनी शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ, पर कोई साइंटिफिक मिशन के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को नष्ट करने के लिए। पर अपने आखिरी दौर में भी कैसिनी स्पेसक्राफ्ट शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर से जुड़ी जरूरी जानकारियां धरती तक भेजता रहा। पर आखिरकार इसका एंटीना भी नष्ट हो गया और पूरा स्पेसक्राफ्ट जलकर शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर में समा गया, बिल्कुल धरती पर होने वाले मीटियोर शावर की तरह। 13 सालों के साइंटिफिक मिशन और करीब 20 सालों तक स्पेस में रहने के बाद इसने हमें आखिरकार अलविदा कह दिया। पर भले ही यह स्पेसक्राफ्ट अब हमारे बीच नहीं रहा, पर इसके द्वारा जुटाई गई जानकारियां अभी भी वैज्ञानिकों के होश उड़ा रही है। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने अपने 13 सालों के स्पेस मिशंस के दौरान शनि ग्रह, उसके एटमॉस्फेयर, रिंग्स और मून्स के बारे में ढेर सारी जानकारियां जुटाई गई, जो कि आने वाले कई सालों तक हमें चौंकाते रहेंगे।
ऐसे में आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।